मसला है। बट अगर आप अभी तक एंड तक इस लेक्चर में रुके हो, अगर आपने इन डिटेल सारा देख लिया शुरू से लेकर आखिर तक, तो फिर आप वही स्टूडेंट हो जो 2024-25 के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में 98-99% स्कोर करने वाले हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मॉडर्न पढ़ाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो ये फर्क डाल सकता है कि आप माध्यमिक में 60% स्कोर करने वाले हो या 90+ स्कोर करने वाले हो। कुछ ऐसे तरीकों के बारे में हम लोग जानेंगे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल जा करके, सिलेबस एनालिसिस के साथ साथ, क्वेश्चन पैटर्न के एनालिसिस के साथ साथ, इन सारी बातों पर हम लोग यहाँ पर रोशनी डालेंगे, जिससे आप ये समझ पाओगे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क होता है, जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट सेम सिलेबस सेम मेहनत करके 60% तक मार्क्स लाता है, बट वही स्टूडेंट सेम सिलेबस सेम पैटर्न पढ़ के अच्छे से मेहनत करके 90+ तक मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर जाता है। सो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर खोज करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मुझे इतना समझ में आ रहा है अभी जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस वीडियो का। सो वीडियो लंबा होगा भाई, आप लोग तो 3 से 4 घंटे का वेब सीरीज, 7-8 घंटे का वेब सीरीज देके खत्म कर देते हो एक दिन में। तो अगर ये वीडियो एनी हाउ 1 घंटे के आसपास हो जाता है तो उस केस में आप इस वीडियो को देख करके एंड तक जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें आपको फॉलो अप करनी है, ताकि माध्यमिक 2025 में जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो उसमें आप 90% या 90+% जाकर के आप स्कोर कर पाओ। और वीडियो के एंड में जाकर के हम यहाँ पे कुछ ऐसे बातें जानेंगे जो आपको हेल्प करेगा 97-98% स्कोर करने में। तो अगर आपको वो ट्रिक्स एंड टिप्स जानने हैं, वो स्ट्रेटेजीज जानने हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहें। अब ऐसा मत करना कि वीडियो के एंड में जाकर के ही देख लेना, नहीं, वो बेनिफिट आपको नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो चीजें हम शुरू में आपको बता चुके होंगे उन्हीं चीजों को कंबाइन करके कुछ ऐसी चीजें हम यहाँ पे निकालने वाले हैं जो आपको 97-98% तक लाने में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। और आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक 2024 to 25 रोड मैप के बारे में, जहां पर हमारा मेन फोकस होने वाला है किस तरीके से हम 98% तक स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब ये बात आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सुनने में ऐसा लग रहा है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं, उतना कैसे हो सकता है, बट ये चीजें पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक सिंपल डाटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस डाटे से आप लोगों भी फैमिलियर होंगे। जैसे कि आपको पता है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में हर साल लगभग एक जो एवरेज डाटा है वो ये है कि 14 से 16 लाख बच्चे हर साल यहाँ पर बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं स्टेट हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड में, जिसमें से अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स के वहां पर स्टूडेंट्स हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा नदिया जो डिस्ट्रिक्ट है, कुछ आपके यहाँ पर है जाकर के मिदनीपुर, ओके, या मेदिनीपुर, सिलीगुड़ी, ये 3-4 कुछ ऐसे हैं। इसके अलावा और भी कुछ नाम से हम लोग इतने में ही बात करते हैं। ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनका एक रिकॉर्ड है, जिनका एक रिकॉर्ड आपस में कायम है कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं वो निकलते हैं। और आपको शायद मालूम या शायद ना भी मालूम हो, जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं, यानी कि मैं बोर्ड टॉपर्स उन टॉपर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो वेस्ट बंगाल में फर्स्ट रैंक लाते हैं, यानी कि 14 से 16 लाख बच्चों में जिनका पहला रैंक आता है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, किसी स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर पर्टिकुलर नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ बात कर रहे हैं स्टेट टॉपर की, जो पूरे माध्यमिक के एग्जाम में 1 नंबर के पोजीशन पर होता है, या फिर ऐसा मान लो फर्स्ट से लेकर के जो 10th पोजीशन तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्या हर साल यही देखने को मिलता है, या तो वो नदिया डिस्ट्रिक्ट से है, मेदिनीपुर, सिलीगुड़ी, मिजोरम, यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। सो आखिर वो ऐसा क्या पढ़ते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग 98%, 99%, इवन 99.98% तक मार्क्स वो लोग स्कोर कर चुके हैं। अब जाके डाटा उठा के देख लो, अब सर्च कर लो पिछले साल कौन टॉपर था, उसके मार्क्स कितने हैं, उससे पिछले साल का देख लो, तो उनके मार्क्स आते भाई, आपको पता है कि टोटल 700 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से वो लोग स्कोर करते हैं 699 आउट ऑफ 700। अब बताओ ये क्या परसेंटेज है, 99.99% तो ऑलरेडी स्कोर कर रखा है। उसके बाद जो सेकेंड रैंक में जो आदमी होता है उनका 698 स्कोर होता है, किन्हीं का 695, 694। तो आखिर ये जो मार्क्स ये लोग स्कोर कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पर कर पा रहे हैं, ये हमें जानना काफी जरूरी है। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ताकि हम खुद भी जाकर के ये जो हमारा मार्क्स है ये हम मार्क्स अपने तरीके से अचीव कर पाए। उम्मीद है आपको हमारा टारगेट समझ में आ गया, हम क्या करने वाले। और जो मैं बात बोल रहा हूँ वो एकदम रियलिटी बेस्ड बात है, क्योंकि हर साल टॉप 10 आते हैं और टॉप 10 उन्हीं डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो क्यों भाई हम क्यों नहीं ला सकते। हम जो है
नॉर्मल यहाँ पर हम भी इजिली स्कोर कर पाएंगे। तो यही सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल के सोचते हैं यार क्या होता है, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, दम लगा के पढ़ते हैं, जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो 700 है, तो हम 700 ही क्यों ना स्कोर कर जाए, सीधी बात है, उतना ही भी तो स्कोर किया जा सकता है। आजकल तो नीट के एग्जाम्स में 720 नंबर आ रहे हैं, जेई मेंस के एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट, जेई एडवांस में भी इवन पूरे में से 1 नंबर 2 नंबर कम आ रहा है। तो ये तो बोर्ड एग्जाम है, ये तो फिर भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलेबस पता है कितना कॉम्पैक्ट है, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जेई मेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो नीट के एग्जाम, वहां तो सिलेबस भी थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, आइडिया नहीं है कि यह जो हम क्वेश्चन में कर रहा हूँ ये आ ही जाएगा कि नहीं, इसी टाइप का आएगा, तो वो तो अलग लेवल का चीज है जहाँ पे स्टूडेंट्स पूरा मार्क्स स्कोर कर जा रहे हैं। तो ये तो फिलहाल हमारा बोर्ड एग्जाम है जिससे बहुत फैमिलियर है, जिसको हमें 1 साल का समय देना है। तो आइए अब हम लोग यहाँ वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा हम किन चीजों के बारे में यहाँ पे मेन फोकस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, हर एक सब्जेक्ट को फिर इन डिटेल यहाँ पे खोला जाएगा बहुत अच्छे से, वीडियो को एंड तक बने रहे। देखिए पहला हमारे पास है, सबसे पहले वो लैंग्वेज बेसिस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसको हम एंड में बात करेंगे। लैंग्वेज बेसिस पर आपके पास लैंग्वेज 1 हो सकता है, वो हम आपका हो सकता है हिंदी हो सकता है उर्दू हो सकता है बंगाली हो सकता है इंग्लिश हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो सकता है इंग्लिश ही आपका पहला लैंग्वेज हो, पॉसिबिलिटी है। दूसरा आप लैंग्वेज 2, अब लैंग्वेज 2 सभी का कॉमन होता है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अब अगर कोई इंग्लिश मीडियम जिसका फर्स्ट लैंग्वेज है तो उनका भी पता नहीं उनका सेकंड लैंग्वेज क्या है, बट देखा गया सेकंड लैंग्वेज उनको भी इंग्लिश में ही दिया जाता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंग्लिश हो जाता है उनका, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट्स बढ़ते हैं वो 5 सब्जेक्ट सभी के कॉमन है, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, देन चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा जियोग्राफी, 5वें नंबर पर हम यहाँ पे फिजिकल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देन 6ठे नंबर पर हमारे पास आएगा लाइफ साइंस, एंड लास्ट जो कि सबसे डेडली है, जो सब मतलब इससे काफी ज्यादा डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट वो डर हम यहाँ पे खत्म करेंगे अपने मॉडर्न पढ़ाई चैनल पे, जो कि हमारे पास है मैथ्स। अब पता नहीं मैथ्स से क्यों लोग इतना डरते हैं, आई डोंट नो, बट डरते तो हैं, इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो आइए एक एक करके अब यहाँ पे खाता खोलते हैं, क्या करना होगा हमें। सबसे पहले देखो एक बेसिक सा चीज बताते हैं, क्या आपको यहाँ पर नहीं करना है वो हम जान लेते हैं। व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है वो तो हम जानेंगे ही, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है हमें वो आप जान लीजिए, क्या नहीं करना भाई। सबसे पहला काम आपको जो नहीं करना वो ये है कि आपको मल्टीपल मटेरियल्स के तरफ नहीं जाना है, यानी कि मल्टीपल मटेरियल्स, डू नॉट लुक फॉर द मल्टीपल मटेरियल्स, मल्टीपल स्टडी मटेरियल, ओके, मल्टीपल स्टडी मटेरियल। अब क्या इसका मतलब है समझते। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ है कि आपको एक जगह पे स्टिक होना है, स्टिक टू वन टीचर, और या फिर वन कोचिंग, आप बोलो एक टीचर या फिर एक कोचिंग पे आपको यहाँ पर स्टिक हो जाना है, रुक जाना है, ओके। ये 2 चीजें जो आपको नहीं करनी, ओके, नो सॉरी ये तो आपको करना है, ये आपको ये वाला काम वो करना है, 2 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट आपको नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि एट अ टाइम स्टार्टिंग हुआ, साल का ईयर का स्टार्ट हुआ फरवरी के मंथ में, मार्च के मंथ में उन्होंने एडमिशन ले लिया, वो चले गए पढ़ने किसी कोचिंग में या किसी टीचर के पास, बट उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो अदर स्टडी मटेरियल की तरफ वहां पे तलाश कर रहे होते कि भैया ठीक है ये टीचर का तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, बाकी जो मेरे दोस्त जा रहे हैं उनका क्या है वो भी देखूं, वो कंपैरिजन करना, वो लोग कंपेयर करने बैठ जाते हैं। तो आप अभी अभी क्लास 10th में आए हो और आप क्या कर रहे हो, आप कंपैरिजन वाला काम कर रहे हो। अभी किसका कंपैरिजन कर रहे हो, उस टीचर का जो टीचर कहीं ना कहीं 5 से 7 साल या फिर 10 साल से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पढ़ा रहा होता है अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी सक्सेस है काफी ज्यादा, उसके स्टूडेंट्स काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। आप अभी अभी आए हो यहाँ पर, आपने अभी अभी चीज बनाना सीखा है और आप कंपैरिजन उन लोगों का कर रहे हो जो ऑलरेडी उस चीज में महारत रखते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी क्या पता कितनी सारी मिसालें पहले से कायम कर चुकी होती है। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको एक टीचर आपने पकड़ लिया, उस टीचर पे आपको स्टिक रहना है, और या फिर एक कोचिंग पकड़ लिया जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको एक जगह मिल रहे हैं, अलग अलग टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। जिसको आपने पकड़ा है उसको पकड़ के चलना है, भरोसा रखने की वो जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सही पढ़ा रहा है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है कि नहीं इनके द्वारा तो सही नहीं हो रहा है या फिर ये सही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत जल्द आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टेप लेना है, अपना टीचर बदलिए, अपना कोचिंग इंडस्ट्री बदलिए, जो भी करना आपको एट इंस्टेंट जल्दी से करना है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। बट यहाँ पे ये नहीं करना है कि 3-4 जगहों को आपको मटेरियल को मिलाना नहीं, इससे आपको सिर्फ नुकसान होगा। अदरवाइज आप एट द एंड जाकर के ये फील करोगे कि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये आपको फीलिंग होगा। तो ये 2 काम में से ये काम वो करना नहीं, ये काम वो करना है।
एक टीचर या कोचिंग पकड़ के आपको स्टिक हो जाना है, ठीक है, ये चीजें। तो चलिए इसको हटाते हुए आगे की चीजें हम लोग यहाँ पे जानते हैं अब क्या होगा। आइए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज हम किस सब्जेक्ट में कितना समय हमें देना और किस हिसाब से हमें क्या चीजें स्टडी करनी है और क्या स्टडी मटेरियल हमें कहाँ पे क्या मिलने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। हिस्ट्री अब देखो, हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में स्टूडेंट्स लोगों का जो सबसे जो खराब बात है, जो उन्होंने एक मेंटेलिटी बना रखा है, या हो सकता है टीचर्स की वजह कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी बना दी गई तो भैया इसमें तो रटना होता है, रट्टाफिकेशन। ओके, रट्टाफिकेशन करना है, ऑलरेडी सिर्फ रट्टाफिकेशन करना और कुछ नहीं करना है। देखो एक चीज तो रियलिटी है कि एट द एंड आपको चीजों का मेमोराइज करना पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, इवन साइंस में भी आपको चीजों को मेमोराइज करना ही पड़ेगा। बट वो जो मेमोराइजेशन हम करते हैं वो चीजों को समझने के बाद, चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम समझते हैं। बट हिस्ट्री में ऐसा कंसेप्ट बना दिया गया है कि ये आपको समझना कुछ नहीं है, बस आपको रट लेना है। यानी कि अगर राजा राम मोहन रॉय जो हिंदुस्तान में थे, उन्होंने क्या किया एजुकेशन से रिलेटेड, किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, हमें कुछ नहीं समझना उनका क्या मोटिव था, क्या माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके वो चले थे, किस तरीके से वो डील करते थे लोगों के साथ, किस तरीके से वो अंग्रेजों से बात करने का उनका तरीका था, वो किस तरीके से यहाँ पर अपने हिंदुस्तानी लोगों को समझाते थे, मोटिवेट करते थे, उससे कोई लेना देना है ही नहीं हमें। उनका क्या आइडियोलॉजी था उससे कोई मतलब नहीं बनता है। बस जो किताब में लिख दिया गया उसको रट लो उठा करके कि हाँ राजा राम मोहन राय की पैदाइश इतना में हुई थी, वो इतना साल में यहाँ से पढ़े थे, इतना साल में वहां गए, इतना साल में यहाँ गए, यहाँ पे इतना साल में ये कानून बनवा दिया, सती का रस्म इस साल में खत्म कर दिया, इनसे लड़ गए, उससे बस हो गया खत्म ड्रामा। ये चीज नहीं होता है, ये चीज यहाँ पर सबसे गलत होती है। रट्टाफिकेशन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, पहले चीजों को समझना है। हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हो? सबसे खूबसूरत बात हिस्ट्री की ये है, देखो लिखते हम लोग ना, सबसे खूबसूरत बात हिस्ट्री की ये है कि आपको डिफरेंट आइडियोलॉजी समझने का मौका मिलता है। डिफरेंट आइडियोलॉजी, ये चीज आपको साइंस में नहीं मिलेगी। साइंस में अलग तरह की चीज हम समझते हैं, वहाँ प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज्यादा बात होती है, फ्यूचरिस्टिक बात बहुत ज्यादा होती है साइंस में हमारे पास। बट डिफरेंट आइडियोलॉजी हमें, या डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पर्सन्स का हमें डिफरेंट आइडियोलॉजी देखने को मिलता है। जैसे कि लास्ट चैप्टर जो आपका है चैप्टर 8, वहां पर गांधी जी और अम्बेडकर के बारे में एक ही टॉपिक है कि भैया एक जो दलित समाज है उसको गांधी जी कैसे ट्रीट करते हैं और उसको अम्बेडकर जी कैसे ट्रीट करते हैं। दोनों का अपना आइडियोलॉजी है, वो गांधी जी अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही है, अम्बेडकर जी अपने हिसाब से अपने जगह पे सही है। तो जब हम दोनों के आइडियोलॉजी को समझेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने एक ही समाज को, एक ही कम्युनिटी को ट्रीट किया है, वो भी अलग अलग अंदाज में, बट दोनों कहीं ना कहीं अपने विचार में सही है, तो ये चीज हमें समझना होता है हिस्ट्री में। ये समझने का नाम ही हिस्ट्री है। ये जब आप समझ के पढ़ते हो तब एक्चुअल में आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हो, ना कि ये कि आपने रट लिया, हाँ अम्बेडकर जी तो ये मानते थे, वो मानते थे, गांधी जी ये मानते थे, वो मानते थे। नहीं, ये गलती आपको नहीं करना है सबसे पहला चीज, तभी जा करके आप हिस्ट्री में आपका जो स्कोर है वो आप 90+ स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा। सिंपल, आपको क्या नहीं करना है, डायरेक्ट आपको हिस्ट्री रटना नहीं है। तो अब बात आता है, अब रटना है कैसे, मतलब रटना तो है एट द एंड, बट किस तरीके से हम यहाँ पे रटेंगे, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे, ये आते हैं। आइए चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन करते हैं क्या किया जाए अब यहाँ पर, ठीक है। देखो चैप्टर 1 पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बताते हैं। यहाँ पर ओवरऑल हम बात करने वाले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। पहला जो चैप्टर है वहां से ओवरऑल आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है वहां पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो एक बार हम लोग छोटा सा डिस्कस करते हैं, साइड में इसको हटा दिया जाए, है ना, इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर हिस्ट्री जो हमारा है वो किस तरीके से है। देखो हिस्ट्री में क्या है कि 20 हमारे पास 20 MCQs होते हैं, ठीक है। एंड ऐसे कि उस कितना आता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। लेकिन एक होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ पर होता है 8 पीस जो अल्टरनेट करके होता है, ठीक है। 4 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर 8 पीस आपको मिलेगा। अल्टरनेट होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन का पेयर होता है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। जिससे आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे पेयर बना दिया गया है। जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोनों ही क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से ही दे दिए जाते हैं। सो उस हिसाब से यहाँ पर है टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन, एक होता है क्वेश्चन 8 मार्क्स वाला हमारे पास, जिसमें आपको एक ही करना होता है। 3 क्वेश्चन टोटल दिए जाते हैं 8 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन टोटल दिए जाते हैं, जिसमें से आपको करना होता है सिर्फ एक।
ऐसा है। बाकी जो बच गया वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, शायद 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जो ओवरऑल हर चैप्टर से दो दो करके लिए जाते हैं लगभग यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ है। अब चैप्टर 1 में टोटल जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से हम बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हमें क्या टॉपिक्स पे फोकस डालना है वो हम बताते हैं आपको, किस तरीके से पढ़ना वो बताते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स बोल के बहुत सारे होते हैं, बट स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर फोकस करना होता है सोशल हिस्ट्री के ऊपर। चैप्टर 1 में क्या बताया गया कि हर तरह के हिस्ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कौन सा हिस्ट्री हमें किस तरीके से वो डेवलप हुआ है। जैसे कि समाज हमारा जो समाज किस तरीके से डेवलप हुआ, पहले के लोग कैसे रहते थे सोसाइटी में और आज के लोग कैसे रहते हैं, ये पूरा लिखा गया है। स्पोर्ट्स के बारे में भी सेम यही चीज है कि स्पोर्ट्स पहले कैसा हुआ करता था, अभी का स्पोर्ट्स कैसे। सिनेमा के बारे में लिखा गया, पहले सिनेमा कैसे हुआ करता था, अभी सिनेमा कैसे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया, पहले लोग किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को सजा के रखते थे, किस तरीके से उसका यूज करते थे, तो आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में अवेलेबल है एंड देन वो किस तरीके से यूज हो रहा है। तो जो टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट जिसको हमें फोकस करके चलना है अभी से, वो हमारे एक सोशल हिस्ट्री आपको पढ़ना है अच्छे से, सिनेमा का हिस्ट्री आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है। सिनेमा हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है उससे बहुत ज़्यादा सवालात यहाँ पर बन रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग एक उन्होंने कुछ खत लिखे थे अपनी बेटी को, उसको कंबाइन करके एक किताब बना दिया गया है जिनका नाम यहाँ पर लेटर टू डॉटर फ्रॉम फादर, इस तरीके का यहाँ पर नाम है। उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। ओवरऑल ये वो टॉपिक्स है। ओके, एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ पर वुमेन्स हिस्ट्री भी हमें देखना है। ये वो टॉपिक्स है जहाँ से मेजर ऑफ द पार्ट्स, मेजर ऑफ द टाइम्स में यहाँ से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इन टॉपिक्स आपको इन डिटेल अच्छे से फोकस करना है। पढ़ना कैसे, जितने इन्फॉर्मेशन बुक में दी गई है या टीचर जब एक्सप्लेन करे तो उसको पहले समझ लेना है। टीचर काफी अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देते हैं तो आपका काम आधा खत्म हो जाता है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप बुक लीजिए, सबसे पहला बार ये चीज है ना सब में फॉलो होगा हर चैप्टर में, इसको अच्छे से याद रखना। पढ़ना कैसे है वो देख लेते हैं। पढ़ना कैसे है, हिस्ट्री आपको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना कैसे में पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको रीड करना है चैप्टर, ठीक है। आपको रीड करना, मान लो कोई टॉपिक है आपने लिया तो आपको रीड करना, रीड ट्वाइस। अब पहला बार रीड करो, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ समझने की जरूरत है भी नहीं। अब पहला बार बस रीड करो, सिंपल पढ़ लो, जितना भी लिखा गया सोशल हिस्ट्री के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा का सारा डिटेल वहां पर पढ़ लो। ओके, हो गया। एक बार पढ़ लिया, दूसरे बार और पढ़ लो। अब दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हम सेकेंड टाइम जब पढ़ रहे होंगे तो हमें अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जहां से सवालात बन सकते हैं। अब वो हम कैसे समझेंगे। सो मेजरली देखो, जहां पर डिफिनेशन टाइप्स कुछ होते हैं, ओके, डिफिनेशन टाइप्स होते हैं जो वहाँ पे कोटेशंस दिए रहते हैं आपके, ओके, कोटेशंस दिए रहते हैं, कॉमा इंपॉर्टेंट डेट्स अगर कहीं पे कुछ लिखा गया है या इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम, इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम, तो वो आपके लिए यहाँ पर जो पॉइंट्स बनते हैं वहां से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो वो पॉइंट्स आपको अंडरलाइन कर लेने हैं या फिर हाईलाइटर लेकर के हाईलाइट करना है। ये चीजें हर चैप्टर में यही चीज हमारा चलेगा, हिस्ट्री का ओवरऑल पूरा, एंड कहीं ना कहीं यही पैटर्न हमारा ज्योग्राफी में भी रहता है। आगे देखेंगे तो ये चीज आपको कर लेना है। पहला रीडिंग करना एकदम सिंपल, फिर दोबारा आप रीडिंग करोगे, ये सारी चीजें आपको इसमें अंडरलाइन करनी है। देन तीसरा ये सेल्फ स्टडी के लिए ये हमारा एक स्टेप, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस चैप्टर का, मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाएंगे। देखो ऑलरेडी मैंने अपने ऐप पर भी अभी इसको अपडेट कर दिया है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। आप चाहो तो खुद से क्वेश्चंस लो, वहां पे चैप्टर वाइज निकाल लो, या फिर आप जाइए मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन पे, वहां पे लाइब्रेरी का एक सेक्शन है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल जाएगा, जो आपका काम आधा आसान हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चंस मिल गए, करना है कि आप देखना है कि जो चीजें आपने अंडरलाइन की थी क्या उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पर है कि नहीं, ये चीज आपको देख लेना है। अगर है तो इसका मतलब आपने जो गेस किया था वो बिल्कुल सही किया था, क्योंकि आप टीचर तो हो नहीं, आपके पास तजुर्बा तो नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो वो आपने सही किया था। और अगर मान लो नहीं हुआ, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से जो भी चीजें आप अंडरलाइन करोगे, ये मेरी गारंटी है कि 60 से 70% क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि वो यहाँ से आए हुए हैं। अगर आप इन चीजों पे ध्यान रख रहे होगे तो आएंगे। बाकी 30% आपको दिखेगा भाई मेरे टॉपिक्स में से तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो किन टॉपिक से लिया गया, और जो टॉपिक से क्वेश्चन पिकअप किया गया वो टॉपिक्स आपको वहां पर मार्क कर लेने हैं चैप्टर में, और उन टॉपिक्स को भी यहाँ पर पढ़ लेना है। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, हमारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं,
ओके, हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से रिपीट होते हैं, तो ये काम हमें अच्छे से यहाँ पर करना है। यही पैटर्न हम हर एक चैप्टर में फॉलो करेंगे हिस्ट्री का। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आगे के चैप्टर्स में हमें किन चीजों पे खास तौर से फोकस करना है। चैप्टर 2 में हम आएंगे, यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स दिया गया है, न्यूज पीरियडिकल्स, यहाँ पे 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। न्यूज है, न्यूज एंड पीरियडिकल्स हमें यहाँ पर देखना होता है, न्यूज एंड पीरियडिकल्स। ओके, न्यूज एंड पीरियडिकल्स। इसके बाद यहाँ पर जो समाज में जो बुराइयां थी, सोशल रिफॉर्म्स सिंपल लिखते हैं, तो एक पार्ट हमारा यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स है और लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स है। किस तरीके से न्यूज एंड पीरियडिकल्स ने उस वक्त की बुराई को दिखाया था। देन उसके बाद हमें समाज के बारे में पढ़ना होता है, समाज में जो बुराइयां तो उसको कैसे वहां पर खत्म किया गया, फिर एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया गया, वो हमें पढ़ना है। पढ़ना कैसे, सेम यही है, पूरा चैप्टर हम रीड करेंगे, पूरा चैप्टर एक बार में रीड करें, फिर टॉपिक चुन के रीड करेंगे, फिर दोबारा जब रीड करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा डिफिनेशन टाइप है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट कोटेशंस लिखे गए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट, इसमें आपको एक चीज और देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर, खास तौर से कि कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमें यहाँ पर उनके बारे में हमें अंडरलाइन कर लेना है कि हाँ इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे। ठीक, ये चीजें। अब उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है सेकेंड चैप्टर का, देन वही सेम चीज हम क्वेश्चंस को मैच करेंगे कि जो टॉपिक हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया, जो चीजें हमने यहाँ पर देखी, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है कि नहीं। अगर क्वेश्चंस है तो हमारा रूट जो है हम बिल्कुल सही रास्ते पे यहाँ पर चले जा रहे हैं। अदरवाइज आपको फिर वो देखना है कि कौन टॉपिक्स वहां पर है जो आपने अंडरलाइन नहीं किया, फिर आपको सेम अंडरलाइन करना है बुक में और उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमारे रिपीट होने ही होने। और अगर आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो, ऑलरेडी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, तो एज ए टीचर आपको जितना पढ़ा रहा है, जिस तरीके से पढ़ा रहा है, और जो क्वेश्चन आपको टीचर के द्वारा जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, वो चीजें आपको फॉलो अप करना है। क्योंकि फिर जो टीचर जो आपको करा रहा है वो इनफ होता है, उसके बाद आप कुछ करने की जरूरत नहीं है बाहर से, जो बस कराया जा रहा है वो आप करते रहो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा होता है, मोर देन इनफ। ओके, देन यहाँ पर एक 5वां नंबर पॉइंट हमारे पास एक आएगा अभी नोट्स के बारे में। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल करके, कि नोट्स हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको कैसे मिलेगा, वो हम ही देंगे आपको। ठीक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जिस ऐसा नोट्स जो लास्ट जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनके अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, जितना भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था नोट्स में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अभी आगे हम चलते हैं, चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। देखो सब चैप्टर में यही पैटर्न होने वाला है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे के सब्जेक्ट्स भी हमें देखने हैं। चैप्टर 3 के ब्रेक डाउन कर लेते हैं। चैप्टर 3 में आपको क्या देखेंगे, सिर्फ रिबिलियंस देखने को मिलता है। चैप्टर का नाम ही है रिवॉल्ट एंड रिबिलियन। अब यहाँ पर आपको मेन पढ़ना है फॉरेस्ट लॉ, क्योंकि जो सारा फसाद का जड़ था वो था फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ पे डिटेल आपको चर्चा डालना है कि फॉरेस्ट लॉ क्या था, क्या है, और क्या क्या ऐसी बातें थी जिससे ट्राइब्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई और ट्राइब्स ने रिबिलियन करना स्टार्ट कर दिया। और सारे रिबिलियन आपको पढ़ना है और देखना है कौन रिबिलियन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। अब ये कैसे आप समझ सकते हो कि कौन सा रिबिलियन या कौन सा टॉपिक, कौन सा पर्सनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो सबसे पहली बात, जिनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा गया है या जिनका काम बहुत ज्यादा है, अब पर्सनैलिटी पढ़ो राजा राम मोहन राय, तो उनका काम आपको दिखेगा कि सोशल रिफॉर्म में भी वो थे, फिर एजुकेशनल रिफॉर्म में भी थे, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर एक अंदाजा लगाते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यही सेम चीज हम रिबिलियन में फॉलो करेंगे। कौन सा रिबिलियन बहुत ज्यादा समय तक चला था, किसने बहुत ज्यादा लंबे समय तक अंग्रेजों के साथ वो मतलब खिलाफ लड़ रहे थे, उनको बहुत ज्यादा उन्होंने हराया था, बहुत ज्यादा लोगों को मारा था अंग्रेजों का, जीत तो कोई नहीं पाया था, बट कौन था जो लंबे समय तक टिक पाया था। इस तरीके से हम, और किस रिबिलियन का असर बहुत ज्यादा देखने को मिला जिससे दूसरे लोग भी उत्साहित हुए कि हम भी रिबेल करेंगे। इस तरीके से आप ये पता लगा पाओगे कि भाई कौन सा रिबिलियन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा हो गया थर्ड चैप्टर के बारे में। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है 1857 रिवॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही आपका है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से इसने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका। इसके बाद एक नया सिस्टम लाया गया था वाइस रॉ, जो कि क्वींस प्रोक्लेमेशन के अनाउंसमेंट में अनाउंस किया गया था, तो वो आपको देख लेना है एग्जैक्टली। और उसके बाद इन डिटेल वही सेम पैटर्न यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो आगे हमारा सब सेम रहने वाला है, चैप्टर 5, 6, 7, 8 सब हमारा यहाँ पर सेम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आपको जानना है अभी भी हर एक चैप्टर वाइज, तो देखो लास्ट ईयर जब 10th के एग्जाम हो रहे थे तो मैंने एक वीडियो बनाया था चैप्टर वाइज यहाँ पर, या पूरा का पूरा एक चैप्टर वाइज वीडियो है हिस्ट्री के ऊपर अवेलेबल, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उसमें क्या है कि हर चैप्टर वाइज मैंने ब्रेक डाउन किया है, कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को आपको कितना समय देना है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है तो आप जाकर के वो लेक्चर देख सकते हैं,
उस लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसको हम फिलहाल के लिए हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी में भी हम यहाँ पर सेम चीज़ फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको। देखो जियोग्राफी पढ़ने का हमारा मेन मोटिव क्या है वो समझते हैं। तो जियोग्राफी से हमें बेसिकली जो है लोकेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया होता है, और लोकेशंस इसके अलावा हम जियोग्राफिकल कंडीशंस क्लाइमेट के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी में हम यहाँ पर क्या देख रहे होते हैं, वो देखो जियोग्राफी हमारा यहाँ पर जो चीज़ है, इसमें हमारा मेन जो चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है स्टैटिक्स में, जो आपको जो 3 चैप्टर है, ये जो यहाँ पर एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक लैंड फॉर्म्स, देन यहाँ पर वर्क रिवर ग्लेशियर के बारे में जो पढ़ाया गया है, तो ये आपको बेसिकली ये पढ़ाया गया है कि इंटरनल जो हमारा एनर्जी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ नेचर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर के कुछ ऐसे जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जिस पर भैया इंसान का कोई भी हाथ नहीं, मतलब इंसान उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, दैट कांट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन, that can't be controlled by human, that can't be controlled by human, ठीक है। यही चीज आपको बताई गई। देखो क्योंकि प्लेट्स के बारे में पढ़ाया गया है, हवा है, पानी है, ग्लेशियर, ये अपने कंट्रोल में है नहीं, हम उसको अपने हिसाब से चला ही नहीं सकते। तो ये चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से जाननी होती हैं, जो आपको पहले के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से पढ़ने। एटमोस्फेयर वही चीज है, हाइड्रोस्फीयर वही चीज है। अब एटमोस्फेयर तो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा नहीं, तो ओवरऑल ये एक वन लाइनर है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, और ये काफी जरूरी होता है समझना कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। अदरवाइज आप खुद भी पढ़ लो फिर वही होगा, अपने रट लिया बट चीज आपको पता नहीं है। फिर वही एक जो है ना स्टोरी एक कि एक जो था अपने तोता को सिखा देता है कि एक शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाइए नहीं तो पिंजरे में फंस जाइए, ऐसे कुछ स्टोरी है। तो तोतों को रटा दिया जाता है, तोता रट भी लेता है, और एक जब शिकारी जाता है वहां पर दाना डालने के लिए, तो वो सुनता है कि भैया तोता तो बोल रहा है कि एक शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाइए वरना पिंजरे में फंस जाइए, ऐसा कुछ है। तो वो शिकारी निराश होकर घर चला जाता है। अब जब वो निराश होकर घर चला जाता है तो उसकी वाइफ को पूरा कहानी बताता है, ऐसा ऐसा बात ये। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम जाओ वापस कल और दाना डालो। वो बोलता है कैसे डाले, तोता को तो पता है कि उसको क्या करना है। तो लेकिन उसके बाद तुम जाओ जाके दाना डालो और देखो होता क्या है। तो गया अगले दिन दोबारा और उसने दाना डाला, और तोता बोल रहा है कि
तो देखिए कहाँ पे थे हम, इंडिया चैप्टर में। देखो इंडिया में तो इससे हर चैप्टर ही हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लगभग सभी जगह से बनते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मेनली फोकस होता है एग्जामिनर का लॉन्ग क्वेश्चन को पिकअप किया जाए, वो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो ये टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से देखना है, जैसे कि आपको हिमालय रेंज बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, रिवर आपको पढ़ लेना है, इंडिया की रिवर, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से ही बनते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बता रखा, ऑलरेडी बता दिया हमको, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये बात थी हमारे ज्योग्राफी के बारे में। अब हम आते हैं यहाँ पर लाइफ साइंस के बारे में, देन हम यहाँ बात करेंगे फिजिकल साइंस के बारे में। ठीक है, आइए इसको हटाते हैं अभी, चलिए इसको हटा देते हैं, ये हमारा हो गया, अभी इसको हम हटाते हैं पूरा। इसके बाद देखते हैं लाइफ साइंस। देखो लाइफ साइंस में हमें क्या पढ़ाया जाता है वो पहले समझते हैं, एक्चुअल में लाइफ साइंस पढ़ने का क्या मोटिव है, और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो कहाँ तक दुरुस्त है, और क्या आपको उससे सीखने मिलेगा। तो लाइफ साइंस जो हमारे पास जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में क्या नाम में ही इसका लाइफ साइंस है, या फिर इसको प्यार से बायोलॉजी भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमें पढ़ना होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी कि ये पूरे तरीके से डील करता है, जो लाइफ साइंस या बायोलॉजी है वो पूरे तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स पे डील करता है। अब वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर नॉन लिविंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों के बारे में ही यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है, हम दोनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये चीज़ है, जैसे आप स्टार्टिंग से ही चैप्टर उठाओगे, यहाँ पे टोटल आपके पास 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। टोटल चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास, तो टोटल चैप्टर से 5। पहला चैप्टर में आपको प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स की सेंसिटिविटी, ओके, उसके बाद एनिमल्स की सेंसिटिविटी, किस तरीके से एनिमल में, यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी एज ए एनिमल माने जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है बाहर की चीज़ों को, किस तरीके से हमारा जो माइंड है वो वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पूरा पूरा हार्मोन्स हमें पढ़ाया गया है कि एक हार्मोन्स पूरा हमारा बॉडी में एक सिस्टम है जिसके द्वारा ही हम किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट हमें कुछ फीलिंग्स आता है, उस फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, या हम गुस्सा कंट्रोल, फियर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में। देन फिर वहाँ पे हमारे पास लोकोमोशन एंड मोटिव है, क्यों मूवमेंट होता है, क्यों लोकोमोशन, ये ओवरऑल हमारा ह्यूमन बींग्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। देन इतना बताने के बाद कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी काम कर रहा है, किस तरीके से प्लांट बॉडी काम कर रहा है, क्या उनके रिस्पॉन्सेस है, किस तरीके से वो हरकत करते हैं, किस तरीके से एक जगह वो अपनी जगह ही तब्दील कर देते हैं, ये सब बताने के बाद आपको ये बताया जाता है कि भैया सेल डिवीजन कैसे होता है एंड रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती है, बट फर्क है कि आप समझते नहीं हो चीज़ों को, आप रटना चाहते हो, बस रटते चले जाते हो। फिर आपको सेल डिवीजन पढ़ाएगा, इतना बता दिया गया ना कि ओवरऑल क्या है ह्यूमन बीइंग में, क्या कैसे होता है। अब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी ही जैसा ह्यूमन बीइंग किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, ये आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन के द्वारा। देन उसके बाद अब जब नया ह्यूमन बीइंग यहाँ पर प्रोड्यूस हो चुका है, एक न्यू बॉर्न बेबी जब दुनिया में आ चुका है, तो उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका कैसे होगा वो पढ़ाया जाता है कि अलग अलग क्या फेजेस है ह्यूमन बीइंग्स के, जो इसी साथ में आपको यहाँ पर ही दे दिया गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। भैया अब जो न्यू बॉर्न बेबी है, तो न्यू बॉर्न बेबी तो छोटा सा है, उसको भी तो ग्रोथ होना है, वो भी बड़ा होगा। फिर डेवलपमेंट यानी कि किस तरीके से वो नेचर को सीखेगा, किस तरीके से बिहेवियर एडेप्टेशन लेगा, वो चीज़ अब आगे होगा। ठीक है, ये ग्रोथ डेवलपमेंट है, बॉडी के ग्रोथ के बारे में बात हो रही है कि उसका मास कैसे बढ़ेगा, बॉडी में साइज कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से वो हेल्दी लगेगा देखने में, उसके पास बॉडी में एनर्जी हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ा दी जाती हैं। इतना दिख रही हो चीज़ें रिलेट कितनी अच्छे से करती है एक दूसरे से, कितना अच्छे से रिलेशन है यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, फिर तीसरे चैप्टर में इसके आगे का कहानी, इसका आगे क्या कहानी है, अब इसके आगे हमारे पास है बिहेवियर एंड एडेप्टेशन। बिहेवियर एंड एडेप्टेशन यानी कि भैया न्यूबॉर्न बेबी आया, ओके, अब उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, वो बड़ा हो गया। अब वो क्या है कि एक माहौल में उसको डेवलप किया गया था, एक सिक्योर माहौल था जहाँ पर उसको ग्रोथ मिला, जहाँ पर वो डेवलप हो गया। बट उसके बाद अब उसको ये सीखना है कि अगर उसका माहौल चेंज हो जाता है, उसका इन्वायरमेंट अगर चेंज हो जाता है, उसका इन्वायरमेंट जो है, अगर वो इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो अब उस वो न्यू इन्वायरमेंट को, जो नया इन्वायरमेंट उसको मिला है, उसको वो किस तरीके से अडेप्ट करेगा, ये हमें यहाँ पर पढ़ाया जाता है एडेप्टेशन वाले चैप्टर में। एंड बिहेवियर हमारा पहले से पता है कि बिहेवियर कुछ बिहेवियर हमारे पास पहले से होते हैं, जो
इनबॉर्न होते हैं कुछ, और कुछ क्या है कि भैया सिखा दिया जाता है कि ऐसे ही बिहेव करना है, कि बड़े लोग सामने ऐसे बिहेव करना है, बच्चों के सामने ऐसे बिहेव करना है, ये चीज़ आपको बता दी जाती है पहले से। बट कोई नया इन्वायरमेंट आ गया जिसके बारे में कोई नॉलेज है नहीं, तो उस चीज़ को कैसे अडेप्ट किया जाता है, बॉडी उस चीज़ को किस तरीके से क्रिएट करता है, ये हमारा एडेप्टेशन वाले चैप्टर में। और यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। ऑस्ट्रिच के बारे में है, कैमल्स के बारे में है, कैक्टस के बारे में, प्लांट्स के बारे में बताया गया। ये चीज़ें, इतना चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स फंक्शन करता है, किस तरीके से खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से न्यूबॉर्न बेबी ग्रोथ डेवलप होता है, वो एडेप्टेशन किस तरीके से करता है। अब इसके बाद आपको ये बताया जाता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, इतना तो हम समझ गए, लेकिन अब ये बताया जाता है कि भाई आज के टाइम पे जो आप ह्यूमन बींग्स देख रहे हो किस तरीके से हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 2 नाक, किस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो या फिर जो एनिमल्स है जेब्रा, लायन, जो भी है, तो वो आज के टाइम पे ऐसा दिख रहे हैं। बट आज से आप 100 साल पहले जाओ, 50 साल पहले जाओ, तो वो इस तरीके के नहीं दिखते थे, वो कुछ अलग तरीके से दिखते थे। उनके जो एंसेस्टर्स थे उनका बिहेवियर अलग था, उनका एडेप्टेशन अलग था। ये चीजें हमें सिखाई जाती इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जहां पर आपको ये अच्छे से पढ़ाया जाता है कि भैया किस तरीके से अपग्रेडेशन आया है ह्यूमन बींग्स में, अपग्रेडेशन आया है ह्यूमन बींग्स एंड यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, अपग्रेडेशन एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स, किस तरीके से यहाँ पर अपग्रेडेशन आया इन ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है, पहले क्या था, अभी कैसे हुआ, और ये किस तरीके से हो पाया, ये तो बता दिया इवोल्यूशन हुआ, ये आपको बता दिया गया, बट किस तरीके से हो पाया, इसके पीछे का कुछ रीजन वहीं पे शेयर किए जाते हैं। बहुत सारे थ्योरीज है वहाँ पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विनिज्म वगैरह, वो सब आपको यहाँ डिटेल में पढ़ना होता है कि क्या रीजन्स थे कि उनको इवोल्यूट करना ही पड़ा। नहीं पर करते तो क्या है, जैसा हम पहले 50 साल थे पहले, तो वैसे ही आज क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर अच्छे से आपको बताया गया है। ये था चौथा चैप्टर। अब ये आपको पूरे तरीके से ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ा दिया गया है। लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो इन सभी चीज़ों से बिल्कुल अलग है। इतना तक आपका लाइफ साइंस कंप्लीट हो जाता है। पांचवें चैप्टर में क्या है, पांचवें चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि भैया जो इन्वायरमेंट में जो डेंजर्स है, डेंजर्स इन इन्वायरमेंट, ओके, डेंजर्स इन इन्वायरमेंट, माहौल में जो हमारे डेंजर्स है, यानी कि जिन चीज़ों से माहौल को खतरा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल को काटना, इस सारी चीज़ों से जो हमें जो हमारे इन्वायरमेंट को जो खतरा है, वो खतरे आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। देन यहाँ पर आपको प्रिवेंशंस पढ़ाए जाते हैं, किस तरीके से हम उन चीज़ को रोक सकते हैं, ये पढ़ाया गया है। बट मान लो ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब जंगल की कटाई के वजह कर यहाँ पर जो परेशानियाँ हो चुकी हैं, जैसे कि इसको जगह जैसे कि पोल्यूशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। अब पोल्यूशन भी किन किन तरीके का पोल्यूशन हमारे पास हो चुका है वो भी आपको बताएगा। कुछ खास तरीके का पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर आपके डिस्कशन चलेंगे, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, कॉमा नॉइज़ के बाद हमारे पास आपका साउंड और नॉइज़ तो सेम हो गया। वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया गया एंड एयर पोल्यूशन यहाँ पर है, एंड इवन शायद सॉइल पोल्यूशन भी है, जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट शायद सॉइल पोल्यूशन ही बताया गया। किस तरीके से मिट्टी आलूदा हो रहा है, हवा है, पानी है, साउंड, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, और किस तरीके से ये जो पॉल्यूशन है वो इंसान को बीमार कर रहे हैं, और हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, या क्या जो बीमारी के सिम्टम्स है वो हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। तो ये बेसिकली एक तरीके का जनरल नॉलेज आपको दिया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर नए नए तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, आप कैसे समझ सकते हो कि ये बीमारी आपके अंदर है कि नहीं है, और अगर है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं पूरे के पूरे ओवरऑल चैप्टर में। ये तो ओवरऑल ह्यूमंस के बारे में बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर मेन फोकस किया गया है एनिमल्स के ऊपर में, वो एनिमल्स जो कि यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो खत्म हो रहे हैं। अब वो एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पुराने ज़माने में उनका शिकार किया जाता था। ठीक है, शिकारी का आपको पता है कि भैया राजा महाराजा को बहुत ज़्यादा शौक था, गए शिकार करके चले आए, अपने घर में उनको शौक था हाथी का दांत रखने का, शेर का जिस्म का खाल रखने का, तो उसके लिए वो मारते थे, या हिरन का खाल रखने का, सींग रखने का, उनका शिकार क्या करते थे, और उनका खाल से कुछ बनाते थे, तो वो रखते थे ऐसे बस सजावट के लिए। तो उस चीज़ों की वजह कर वो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ाया गया है। फिर किस तरीके से अभी जो भी मैंने कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स है जो बेसिकली, जैसे कि व्हाइट पांडा, ठीक है, तो व्हाइट पांडा हो गया। देन व्हाइट हमारा यहाँ पर एक राइनोसोरस होता है, यानी कि गेंडा, उस जो प्रजाति है वो एकदम खत्म होने के कगार पर है। तो वो जो खत्म होने के कगार पर, हम किस तरीके से उनको यहाँ पर बचा सकते हैं, क्या वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं, किस तरीके से उनको रोका जाए कि भैया जो नस्ल बच गई है उससे और उनकी नस्ल को बढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर यहाँ पर पढ़ाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल लाइफ साइंस का जो मेन चीज़ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को हर एक चैप्टर को चैप्टर से रिलेट करके पढ़ते हो ना, तो मेरी गारंटी है आप 98-99% लाने से फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सिर्फ रटते नहीं हो, चीज़ों को समझ के रटते हो, तब जाकर के ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा।
ये था लाइफ साइंस के बारे में बात। अब हम आते हैं फिजिकल साइंस के ऊपर में। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब बात करते हैं कि फिजिकल साइंस में क्या चीजें आपको बताई जाए, इरेज कर दिया जाए, है ना। चलिए हटाते हैं इसको। देखिए फिजिकल साइंस जो हमारा है, तो फिजिकल साइंस में क्या है ना, यहाँ पर अब हम चले जाते हैं एकदम एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो ये चीजें अब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से काम कर रही होती हैं। बायो में तो हमने जान लिया, इस तरीके से हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं, हमारा बॉडी में फंक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो सांस हम ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम यहाँ पर इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन क्या है, वो ऑक्सीजन किससे बना है, वो ऑक्सीजन कैसे प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, वो हमारे बॉडी में जा रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, वो चीज हम यहाँ फिजिकल साइंस में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन नहीं मिटा रहा ना, ये लाइन हम लोग मिटाते हैं, वो चीजें हम लोग यहाँ पर फिजिकल साइंस में पढ़ रहे होते हैं। आइए अब बात होगा हमारे यहाँ पर फिजिक्स के ऊपर में, ठीक है। फिजिक्स, तो ये क्या होगा, ये हमारा स्टडी होता है एटॉमिक लेवल पर, जो स्टडी हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारा स्टडी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बता दिया आपको ऑक्सीजन यानी कि O2 जो गैस है, भैया O2 गैस हम ले रहे हैं तो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये हमें पता है। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट डालता है वो हम पता है। लेकिन रेस्पिरेशन हो तो तब रहा है जब ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, ये जो नमूना जो आदमी है, ये जो नमूना ऑक्सीजन आ रहा है, ये है क्या, ये मैटर है, नॉन मैटर है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है क्या, ये क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर फिजिकल साइंस में आ जाता है। एंड मेनली जो फिजिकल साइंस आपको दिया गया है वो यहाँ पर दो हिस्सों में बटा है। एक आपका पार्ट है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स, एंड दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर है केमिस्ट्री के बारे में। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो चीज आपका केमिस्ट्री में चला जाता है, एटम एंड मोलिकुलर लेवल्स। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में हम ये देखते हैं कि जो चीजें, जो डिवाइसेस, जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस और सिंपली बोल सकते हैं टेक्नोलॉजीज जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, हम लाइट यूज कर रहे हैं, ट्यूब लाइट हमारे पास है, एलईडी लाइट है, एलईडी बल्ब है, हमारा हाथ में जैसे मार्कर तो नहीं बोल सकते, खैर ठीक है। ये सारी चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रॉपर फंक्शन, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से सब चीज़ चल रहा है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिला है। तो ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है, ये चीज़ें किस तरीके से प्रोड्यूस की गई है, किस तरीके से हम हवा का यूज़ करके एनर्जी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। ओवरऑल इसी के बारे में हमारे पास है। जैसे पहला चैप्टर में आपको मेनली वही चीज़ आपको कंसर्न अबाउट और इन्वायरमेंट बताया गया है। जो चीज़ें हम लोग लाइफ साइंस के लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं वही सेम चीज़ हमारा यहाँ पर पहले चैप्टर में फिजिक्स का पढ़ाया गया है। टॉपिक थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है बट चीज़ वही बताया गया है, तो उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। दूसरा हमें यहाँ पर गैसेस के बारे में बताया गया है कि हमारे नेचर में जो गैसेस है, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर गैस से भरा है, जो आप ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लोगे। तो जो पूरा गैस हमारा यहाँ पर भरा है, वो गैस कौन से गैस किस प्रकार के हैं, कौन सा गैस हमारे लिए सही है, कौन सा गैस हमारे टॉक्सिक है, किस गैस को हम कितना इनहेल कर सकते हैं, या कौन सा गैस ऐसा है जिससे हमें बिल्कुल ही दूर रहना, अगर वो हमारे बगल में भी हो या अगर हम उसको टच भी कर गुजरते हैं तो मौत को छू के टक से वापस नहीं आ पाओगे उस केस में। ऐसे गैसेस भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो सब यहाँ पढ़ते हैं। फिर गैसेस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या उनका नेचर है, उनका प्रेशर पे, टेम्परेचर पे या मास पे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बताई जाती हैं। उसके बाद ये तो हो गया पहला, ये दूसरा चैप्टर ओके। देन इतना जान लेने के बाद हमारे पास कुछ केमिकल कैलकुलेशन जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। केमिकल, यहाँ पे केमिकल कैलकुलेशन हमें कराया जाता है, यानी कि सिंपली हमें मोलिकुलर लेवल पे कंसेप्ट बता दिया जाता है कि भैया मोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ऑक्सीजन आइटम इस तरीके से रिएक्ट करता है, इतना ऑक्सीजन आइटम मिलेगा तो ये इतना ऑक्सीजन बनेगा, ये इतना ऑक्सीजन आइटम कार्बन से मिला तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पर, क्योंकि नाम में ही कैलकुलेशन, वो हम लोग सीखते हैं। बेसिक चीज एकदम केमिस्ट्री का जो आपको आगे चल के हेल्प करता है और चीजों को समझने में। तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमें लाइट चैप्टर मिलने वाला है। देन और चौथे नंबर पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं उसको। लाइट चैप्टर रोशनी क्या है, किस तरीके से वो हमें हेल्प करती है देखने में, किस तरीके से लाइट का यूज करके नए नए टाइप्स के मिरर बनाए गए हैं, उन मिरर्स को हम कहाँ यूज करते हैं, क्या सिंपल लॉजिक है, वही सारा चीज हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही सब, क्या प्रोड्यूसन है, क्या प्रोडक्शन है, किस तरीके से डिफरेंट चीज किस तरीके से काम करती है, थोड़ा सा इन्वेंशन, फिर उसके बारे इसमें मैग्नेटिक फील्ड में ये किस तरीके से काम कर रहा है, वो सब चीज हम यहाँ पर देखते हैं। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जो वही सेम आपको यहाँ पे करना है। चैप्टर को रीड कीजिए, दोबारा रीड कीजिए, अपने हिसाब से अंडरलाइन कीजिए। साइंस में तो आपको समझ में आ जाएगा, ये डिफिनेशन, ये लॉ है तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट का क्वेश्चन उठाइए, मैच कीजिए, ये दोनों चीजें मैच हो रही, जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं जिन्होंने पूछा है, क्या दोनों का आइडियोलॉजी सेम मिलता है, मिलता है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो वो कह रहे हैं उसको भी अंडरलाइन करके उसको भी पढ़िए, ये प्रॉपर सेल्फ स्टडी वाला मेथड है। ये आपका हो गया। देन हमारे यहाँ पर 5वें नंबर पर आपको मिलेगा रेडियो एक्टिविटी,
ठीक है, यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस करके होगा नाम, उस हो सकता है रेडियो एक्टिविटी, तो वो भी हमारा फिजिक्स में ही आ जाता है। और एक और चैप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा थर्मल फेनोमेना। तो थर्मल फेनोमेना में भी सिंपल हम लोग रेडियो एक्टिविटी पहले बता देते हैं। थर्मल फेनोमेना, रेडियो एक्टिविटी में क्या है कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो रेडिएशंस निकालते हैं, और वो रेडिएशंस हमारे, कुछ रेडिएशन ठीक ठाक है, कुछ रेडिएशन ठीक नहीं है। जैसे कि एक्सरे, एक्सरे एक रेडिएशन है, तो एक्सरे का यूज़ तो हम लोग अच्छे से करते हैं अपना बॉडी का एक्सरे निकालने के लिए, लेकिन बहुत से जैसे कि गामा रे हो गया, अल्फा रे हो गया, बीटा, ये सब हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर ये हमें छू के गुजरते हैं तो फिर हम गुजर जाएंगे, अगर ये हमें छू के गुजरेंगे तो। थर्मल फेनोमेना में सिंपल हमें ये समझाया जाता है कि भैया जो हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो टेम्परेचर मिलने पर किस तरीके से बिहेव करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, देन हम यहाँ बात करते हैं अब सारा चीज़ हमारा ओवरऑल केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी 3 सेक्शंस हैं। केमिस्ट्री हमारे पास सिंपली 3 सेक्शंस मिलते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, और एक फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। ये चीज़ें ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी केमिकल कैलकुलेशन, ये हमारा मेनली आपको और फिजिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा ये पोर्शन। ठीक है, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगा। शॉर्ट में लिखते हैं पीरियोडिक टेबल, जहाँ पर आपको ये बताया जाएगा ये जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम, इनके बारे में बताया जाएगा, कैसे ये डिस्कवर हुए, क्या इनका प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं डेली लाइफ में। आपको पता भी नहीं होगा यूज होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है वो सब वहाँ डील करते हैं हम लोग। तो ये जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो इसके बाद वाला चैप्टर है। क्या अब एलिमेंट्स पढ़ लिया हमने, तो एलिमेंट्स बॉन्ड्स किस तरीके से बनाते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये भी हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। 14 नंबर पर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको बहुत ही एक अलग प्रकार का चीज़ देखने को मिलेगा जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइसिस भी। 5वें नंबर पे अब हमारे पास शायद अब जो चीज़ बचता है नहीं, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक करके पूरा एक अलग से कुछ प्रिपरेशंस दिए गए आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे प्रिपरेशंस आपको यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का देखना है, अमोनिया गैस NH3, और एक यहाँ पर है जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उन 3 के बारे में आपको किस तरीके से लैब में तैयार करते हैं, क्या उनका यूज़ है, क्या उनका नुकसान है, क्या उनके फायदे, बस वही जानना है और कुछ नहीं जानना है। बाकी जो बच गया इसके अलावा वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले पढ़ाया गया है IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी हमारे पास बहुत तरह की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, बहुत तरीके के नए नए कंपाउंड्स डेली बन रहे हैं, तो उनका नाम हम कैसे याद तो नहीं रख सकते सबके नाम, किस तरीके से कोई भी नया अगर कंपाउंड बना तो उनका नाम कैसे रख सकते हैं वो आपको यहाँ सिखाया जाएगा। उसके बाद इसी में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाई जाएगी और उनके मतलब और डिटेल में जाया जाएगा उसके नेचर में, नेचर क्या है वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत छोटा पोर्शन यहाँ पर दिया गया, और कुछ बेसिक्स रिएक्शंस हैं यहाँ पर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में, और कुछ नहीं है। सो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आपको फिजिक्स के बारे में भी ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि क्या यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। सो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में, जो कि सबसे हार्ड लगता है सभी को। आइए उसको बहुत ज़्यादा आसान करते हैं मैथ्स को। ठीक है, देखते हैं, इसको हटाया जाए पहले। अब मैथ्स को हम लोग यहाँ पर आइए सबसे ज़्यादा आसान करते हैं कि मैथ्स में क्या बताया जा रहा है। मैथ्स में देखो सबसे आसान तरीका क्या है पढ़ने का, मैथ्स क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपको वहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन से सिखाई जाती है, कुछ कैलकुलेशन आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगे रिलेट करते हुए कि हाँ ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, वो चीज़ें हम वहाँ पर नहीं देख रहे हैं। अब देखते हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहले जो मैथ्स में आपको ये समझना होगा कि कितने ब्रांचेस आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दिया गया पढ़ने के लिए वो है अर्थमेटिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक में नॉर्मल आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद अलजेब्रा, यानी कि एक्स वाला फॉर्म वगैरह सारा का सारा। अलजेब्रा के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद आपको यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री देखने को मिलेगा, ट्राइगोनोमेट्री। और ट्राइगोनोमेट्री के बाद यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है जियोमेट्री का, जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री। लास्ट में एक अलग से है स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स उसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में फिलहाल के लिए भी, स्टैट्स। ठीक है, स्टैट्स जो हमारे पास। अब इसमें हम देख लेते हैं किसका लेवल क्या है, कितना मतलब कौन मॉडरेट है कौन हार्ड है, वो हम देखते हैं। देखो अर्थमेटिक एकदम ईजी, एकदम ईजी। आपको बस क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी अब यहाँ पर इजी कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अर्थमेटिक में आपको इजी कैलकुलेशंस मिलते हैं। अलजेब्रा भी आपका मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, लेकिन बहुत किसी के लिए ये भी इजी होगा। अर्थमेटिक के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझने पड़ते हैं थोड़ा थोड़ा। एंड फार्मूला यहाँ पर भी है, अगर आपको फार्मूला अच्छे से पता है देन यहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से कर लोगे।
मेंसुरेशन, यस मेंसुरेशन हार्ड लगता है बच्चों को, थोड़ा कहीं पर ये हार्ड है भी, यहाँ पर भी फॉर्मूलाज होते हैं बट यहाँ पर ये हार्ड इस वजह से कंसेप्ट के मामले में, यहाँ पर कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होता है, तो कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो ये चीज़ हार्ड है आपका। ट्राइगोनोमेट्री रिलेट करता है, ये मॉडरेट टू हार्ड आपका जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, ये मॉडरेट लेवल का चीज़ है, बट आपके लिए चूंकि बिल्कुल न्यू है, हार्ड लग सकता है, बट ये मॉडरेट लेवल का चीज़ आप बहुत आसानी से सीख जाओगे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली आपको जो एंगल्स हम पढ़ते आते हैं कि 90 डिग्री एंगल्स होता है, एंगल्स का मेजरमेंट यहाँ पर हमारे पास सिखाया जाता है। एंड जियोमेट्री सभी को हार्ड लगता है, हर स्टूडेंट्स को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कंसेप्ट तो समझना ही होता है, कंसेप्ट के साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस करके आपको विजुअल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप करना होता है, जो आप करते ही नहीं हो। एंड कहीं कहीं पर आपकी भी गलती नहीं है, टीचर्स कराते नहीं है, इस वजह से जियोमेट्री हार्ड लगना तो बहुत आसान बात है, वो हार्ड लगेगा आपको। और हमारे लास्ट में एक चैप्टर आता है स्टैट्स, तो स्टैट्स हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम इजी टॉपिक है, ये कोई स्टूडेंट नहीं बोल सकता है कि भैया हार्ड है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगाना है, आप बस खत्म कर दोगे। तो मैथ्स में एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा, हर एक जगह पे मैंने एक वर्ड तो यूज़ किया है जो कि है फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा काम आप लोगों के लिए किया है। मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्मूला बुकलेट बनाई है, फॉर्मूला बुकलेट हर चैप्टर वाइज हमने वहाँ पर बना दिया है, जो कि आप एक बार लिखो, अगर ये काम आप खुद करोगे तो अच्छी बात है। हमने फॉर्मूला बुकलेट ऐसे बनाया है, चैप्टर वाइज वहाँ पर है, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हर चैप्टर में यूज होते हैं वो हमने एक जगह कर दिया है, फ्री अवेलेबल आप लोगों के लिए। ये बुकलेट एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, और ये पीडीएफ हमने आपको दे रखा है अपने मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन के ऊपर, और मॉडर्न पढ़ाई जो एप्लीकेशन हमारा है उसका ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको ऐप में जाना है, ऐप में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी का सेक्शन दिखाई देगा, लाइब्रेरी के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको, और वो जो फोल्डर होगा, फोल्डर का नाम होगा फॉर्मूला बुकलेट या फिर मैथ्स फॉर्मूला बुकलेट, उसमें एक पीडीएफ मिलेगी, उसको डाउनलोड कीजिए एंड देन एंजॉय कीजिए। अच्छे से सारे फॉर्मूलाज को आपको याद कर लेना है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, जो फॉर्मूला लिखे बस याद करो, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो दोबारा चीज़ों का आपको पता चल जाएगा। इस हिसाब से आपको लेवल समझ में आ गया है अभी। अब लेवल समझने के बाद हमें क्या करना है, चीज़ों को यहाँ पर बांटना है, किसको हमें ज़्यादा समय देना होगा। मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए मेंसुरेशन के ऊपर और ट्राइग्नोमेट्री के ऊपर, यहाँ पर पहले, ठीक है, मेंसुरेशन और ट्राइग्नोमेट्री के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना है, ज्योमेट्री में भी टाइम आपको देना ही पड़ेगा। जो मैं ट्राइग्नोमेट्री में इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि वो मॉडरेट लेवल का, बट इसमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया तो फिर आप ट्राइग्नोमेट्री कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा समय आपको इन 3 चैप्टर्स में देना है, 3 पूरे सेक्शंस में देना है, बाकी 3 थोड़ा थोड़ा समय दोगे चलेगा। सबसे कम समय आप अर्थमेटिक में दो, निपट जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। अलजेब्रा में ये दोनों बहुत जल्दी निपटेंगे। स्टैट्स का मामला ऐसा है, लास्ट के समय में पढ़ना होता है उसको, लास्ट में एग्जाम से 1 महीना पहले स्टैट्स पढ़ लो, हो गया, कुछ नहीं है। 10 दिन का समय लगता है पूरा स्टैट्स को समझने में, अच्छे से प्रैक्टिस करने में, खत्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या जानते हो, द बेस्ट थिंग ये है कि आपके मैथ्स बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैथ्स बुक के क्वेश्चंस जो आपको दिए गए वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये एकदम गारंटीड बात है। जो क्वेश्चंस आपके मैथ्स बुक में वही क्वेश्चंस गारंटीड एग्जाम में आएंगे। तो अगर अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे अच्छे से, तो भैया आप आराम से मैथ्स में यहाँ पर 100 में 100 प्रैक्टिस कर जाओगे, स्कोर कर जाओगे। एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैथ्स में 100 स्कोर करने का। अगर आप चाहते हो कि आपके मैथ्स में 100 स्कोर हो, ठीक है, 100 स्कोर करना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100, तो पहला चीज़ आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला एंड कंसेप्ट, जहाँ पे चैप्टर में वो कंसेप्ट समझने, जब टीचर कंसेप्ट समझा रहा होता है तो कंसेप्ट अच्छे से समझिए ये। एंड द बेस्ट थिंग इज क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन, प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन एटलीस्ट, प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन एटलीस्ट 5 टाइम्स। हर एक क्वेश्चन को आपको 5 बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के आप यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने के तरफ आप बढ़ोगे, अदरवाइज मुश्किल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो मैं उनको ये चीज़ फॉलो कराता हूँ। स्टार्टिंग में 5 बार नहीं हो रहा है, स्टार्ट कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को आप 3 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर आदत डालिए कि आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है। अगर मैं आप खुद को बताऊं कि मैंने कितनी बार मैथ्स प्रैक्टिस किया था, हर एक मैथ्स को, मे बी आप यकीन ना करो, हो सकता है, बट हर एक क्वेश्चंस को मैंने अपने टाइम पे 50 बार प्रैक्टिस किया था, 50 टाइम्स। जितने भी क्वेश्चंस आपको मैथ्स बुक्स में दिखते हैं आपके माध्यमिक के, वो हर एक क्वेश्चंस मैंने 50 बार बना रखे हैं। दैट्स वाई कि मुझे
किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे क्वेश्चंस भी इवन बहुत सारे क्वेश्चंस याद है एंड इवन क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी याद रहते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं कई बार भूल जाता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बट 99% जितने भी वहाँ पर क्वेश्चन है वो मुझे आराम से मुजुबानी याद है, मतलब तो ये तरीका होता है आपको ये करने का। तो 50 टाइम्स मैंने हर एक क्वेश्चन को, अब एक बार में नहीं कहते, ऐसा नहीं कि चले जाओ एक बार में प्रैक्टिस करने, नहीं। पहले मैंने स्टार्ट किया था 5 टाइम्स से, पहले मैं हर एक क्वेश्चन को 5 बार करके प्रैक्टिस कर रहा था। जब हो गया फिर मैंने दोबारा इसी चीज को रिपीट किया, फिर मैंने हर 5 बार एक एक क्वेश्चन को बनाया। तो इस तरीके से रिविजन करते करते 4 से 5 बार मैंने पूरा मैथ्स रिविजन कर डाला था। इस वजह से हर एक क्वेश्चन 50 बार मैंने वहां पर प्रैक्टिस किया था। तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स में, तब जाकर के आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज फिर मुश्किल होगा। सो ये तो हो गया हमारा पूरा मैथ्स के बारे में भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम अब लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो लैंग्वेज अगर आपको उर्दू है, हिंदी है, कुछ भी है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगा जहाँ पे हम बात कर लेंगे उर्दू के बारे में अलग से, हिंदी, बांग्ला एंड इंग्लिश के बारे में प्रॉपर वीडियो आएगा जो कि बहुत मजेदार होने वाला है, जिसमें हम राइटिंग स्किल से रिलेटेड आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर करा देंगे कि क्या आपको कैसे टैकल करना है, इवन ग्रामर के साथ, ठीक है। उसमें भी हम बात नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम उन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया था। ढक्कन गिरे बिना लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा हमारा। चलिए अच्छी बात है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आपने पीछे भी सभी का ले लिया होगा। तो अब हम लोग थोड़े से उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। वो क्या चीज़ें हैं वो हम लोग जानते हैं। आइए देखो यार, अब ये चीज़ें ना बहुत ध्यान से सुनोगे। अभी तक मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में चैप्टर वाइज डिटेल कंसेप्ट बता दिया, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ आपको बता दिया, और आपका एम क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है लास्ट में। अभी तक हमने समझ लिया चैप्टर वाइज क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पर सब जो काम मैंने आपको स्टार्टिंग बताया नहीं करना, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला काम यहाँ पर आता है नोट्स के बारे में, ओके। सो नोट्स मेकिंग पे एक वीडियो आएगा अभी कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाए। खुद का नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो वो आपको आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम वो नोट्स मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा नोट्स मेकिंग का मतलब है शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स से क्या मतलब, जैसे कि मान लो, ठीक है, मैंने आपको बताया नोट्स के बारे में। तो नोट्स हमारे चैनल पर आप जाइए, मॉडर्न पढ़ाई ऐप पर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन वही सेम लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको फ्री अवेलेबल नोट्स मिल जाएगा। जो लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया, इसलिए थोड़ा सा अपग्रेड करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के ऑलरेडी अपलोडेड है, बाकी और सब्जेक्ट्स के भी वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे फ्री नोट्स। बट आपको क्या करना है, वो जो नोट्स हम देते हैं, जो टीचर्स आपको देता है, वो काफ़ी डिटेल्ड नोट्स होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही डिटेल नोट्स से आपको चाहिए स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए। आपने चैप्टर पढ़ लिया, जो प्रोसेस मैंने पहले बताया वो आप कवर कर चुके हो, नोट्स आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब इसके बाद आपको खुद को बनाना है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना जरूरी है, वो इसलिए बनाना जरूरी है कि शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हो, जब आप शॉर्ट नोट्स मेकिंग करते हो, तो आप एट अ टाइम पूरा होल चैप्टर रिकॉल कर रहे होते हो। होल चैप्टर आप एट अ टाइम रिकॉल कर रहे होते हो, जिससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो और ज़्यादा बढ़ती है और आप चीज़ों को ज़्यादा स्टोर करते हो माइंड में एट अ टाइम। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और जितने भी चैप्टर्स, हर एक चैप्टर को आपको एक पेज में लाने की कोशिश करना है। ये आपको करना होगा, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये आपको कर लेना है। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीचर के द्वारा बताए जाते हैं, जो चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं, बात ध्यान से सुनना। ऐसे तो टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉक्स जब हम पढ़ा रहे होते, जब कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है, तो बहुत सारे वो जरूरी बात, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात सब बता देता है। वो बात आपके कॉपी में रिटन होना चाहिए। जब टीचर पढ़ाता है बोलता है देखो इंपॉर्टेंट है, बट वो लिखता नहीं है बोर्ड पर, ना वो नोट्स में मिलता है। वो बात आपको कॉपी में नोट करके रखना है। अगर आप ये करते हो तो आपको फिर 98-99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तीसरा भैया आता है यहाँ पर रिवीजन। तो रिवीजन आपको इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बना के चलना है अपने पढ़ाई का कि हर सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको 3 टाइम्स रिवाइज करना है। 3 टाइम्स, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर 3 टाइम्स रिवीजन करना है पर सब्जेक्ट। अब कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो कैसा होगा, एक तो जब टीचर आपको पढ़ाया, ठीक है, जब टीचर पढ़ा दिया, आप घर आए, उसी दिन आपने कोचिंग क्लास खत्म किया, फिर ऑनलाइन क्लास आपने खत्म किया, तो उस दिन आपने एक बार रिवीजन कर लिया, वो हो गया आपका 1 टाइम रिवीजन। एक टाइम रिवीजन हो गया, आराम से खत्म, कोई टेंशन नहीं। ये था 1 टाइम रिवीजन। दूसरा जब टीचर आपको बोलेगा कि टेस्ट लेना है मुझे इसका, तो 2nd टाइम रिवीजन आपका कब होगा,
टेस्ट के दौरान। अभी आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ रेगुलर टेस्ट हो रहे होंगे, अदरवाइज रेगुलर टेस्ट अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है आपको फिर अच्छा मार्क्स स्कोर करना। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइम रिवीजन। थर्ड टाइम रिवीजन कब होगा? थर्ड टाइम रिवीजन तब होगा जब स्कूल में एग्जाम लिया जाएगा। तो पहला टाइम रिवीजन आपका कब हुआ? जब आ गए क्लास से आप पढ़ने, अब क्लास खत्म हुआ, आ गए, पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया और आप उसी चैप्टर रिवीजन कर लिया, हो गया। सेकंड टाइम कब हुआ? जब टीचर ने टेस्ट के बारे में बोला। थर्ड टाइम रिवीजन कब करना है? जब स्कूल में एग्जाम हो रहा है। ये हो गया खत्म। फिर इस तरीके से जब सेंटअप के करीब पहुंचोगे प्री बोर्ड्स, तो ये रिवीजन तो आपका हो रखा होगा, ठीक है, सेकंड टाइम भी हो रखा होगा। फिर तीसरा बार जो रिवीजन आप कर रहे हो उस टाइम एक्चुअली एग्जाम से पहले, वो आपका रिवीजन तीसरा टाइम हो रहा हो, या हो सकता है कि चौथा बार आपको रिवीजन हो रहा हो। इस तरीके से अगर आप रिवीजन कर रहे हो, पैटर्न फॉलो करोगे, देन फिर आपके लिए बहुत आसानी होगा। यही 3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एंड लास्ट में एक चीज और बता दूं, आपको अपना हैंड राइटिंग इंप्रूव करना है। हैंड राइटिंग आप देख लो अपने अकॉर्डिंग आपका क्या है, अगर आप टीचर से पूछो जहाँ पे पढ़ रहे हो, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट में ध्यान दो, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हैंड राइटिंग मतलब ऐसा है कि जो आप लिख रहे हो वो अच्छे से सामने वाले को समझ में आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। वही एक खूबसूरत हैंड राइटिंग का मिसाल होता है, ठीक है। चलिए, तो इतना ही बात था। उम्मीद है लेक्चर तो पसंद आया होगा आपको। ऐसे बड़ा हो लंबा हो गया मुझे पता है, क्योंकि पहले ही बता दिया था मैंने कि लेक्चर यहाँ पे लंबा होने वाला है। बट अगर आप अभी तक एंड तक इस लेक्चर में रुके हो, अगर आपने इन डिटेल सारा देख लिया शुरू से लेकर आखिर तक, तो फिर आप वही स्टूडेंट हो जो 2024-25 के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में 98-99% स्कोर करने वाले हो। इसके अलावा एक और नया वीडियो अब आएगा अगले दिन, जहां पर हम ये बात करेंगे कि हम अपने मॉडर्न पढ़ाई ऐप पर और मॉडर्न पढ़ाई चैनल के ऊपर क्लास 10th के बारे में किस तरीके से हम आगे स्टडी करेंगे, क्या हमारे कोर्सेस आने वाली हैं, क्या यहाँ पर पेड कोर्सेस आएंगे, क्या आप मुझसे लाइव पढ़ पाओगे एप्लीकेशन पे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पर लाने का मेरा पूरा रुझान है, जिसमें हम आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनरोल करेंगे अपने कोर्स में, और उसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस 98-99% को टारगेट अचीव करने के लिए, ठीक है। चलिए, बस इतना ही आज के लेक्चर में। बाकी हम बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर और अच्छे से हम बात करेंगे किस तरीके से हम 98% का स्कोर टारगेट यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर स्टडी।